मोल कॉन्सेप्ट चल रहा था हमारा बच्चों, और आई होप कि आपको पहले का सारा कुछ अच्छे से याद होगा। पिछले क्लास में हमने बताया था कि एवोगैड्रो नंबर जो होता है वो एक नंबर में मौजूद पार्टिकल्स की संख्या को बोलते हैं, और हमने मोल को डिफाइन किया था कि 12 ग्राम कार्बन 12 में जितना नंबर ऑफ एटम्स होता है उस नंबर को हम बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर, चाहे उसी को हम मोल बोलते हैं। और कितना पार्टिकल आया था, तो 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स आया था। और क्या बताया गया था, इस नंबर का रेसिप्रोकल कितना होता है, तो ये आपको याद रखना है 1.67 इंटू 10⁻24 हुआ था। ठीक है, लास्ट में हमने नंबर से मोल निकालना सीखा था, मोल से नंबर निकालना। तो मोल से नंबर निकालोगे तो एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और अगर नंबर से मोल निकालोगे तो एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। पिछले क्लास तक हमने मोल को नंबर से रिलेट किया था। आज के क्लास में हम क्या करने जा रहे हैं कि उसी को हम और आगे बढ़ के मास से रिलेट करेंगे। लेकिन मास से रिलेट करने से पहले, है ना, हम एक यूनिट डिफाइन करने जा रहे हैं। जैसे मास का बहुत सारा यूनिट होता है, किलोग्राम होता है, ग्राम होता है, टन होता है, क्विंटल होता है। तो हर यूनिट का अपना अपना यूज है। जैसे मार्केट में तुम अगर जाते हो सब्जी खरीदने के लिए, जैसे आलू खरीदना है तो तुम केजी में खरीदते हो कि 1 किलो आलू दे दो चाहे 2 किलो दे दो। लेकिन वही अगर तुम चावल खरीदने जाते हो तो मे भी हो सकता है कि तुम उसको बोलोगे कि 1 क्विंटल चावल दे दो। अगर बहुत सारा चावल लाना है तो 1 क्विंटल तुम बोलोगे, है ना। लेकिन अगर तुम गोल्ड खरीदने जाते हो, तो जब तुम गोल्ड खरीदने जाते हो तो तुम ग्राम में काम करते हो। तो ये बताए थे पिछले क्लास में भी कि अलग अलग जिस क्वांटिटी में हम लोग काम करते हैं अलग अलग कंपाउंड के साथ, उस क्वांटिटी को बताने में सहूलियत हो उसके लिए हमने अलग अलग यूनिट को डिफाइन किया है। ठीक है, तो हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब जो हो गया, तो इन सबों का मास बहुत ही कम होता है। अगर ग्राम चाहे किलोग्राम में बोलोगे तो 10⁻⁻ में चला जाएगा। माइनस के बाद का नंबर बहुत बड़ा होगा। कहने का मतलब कि माइनस को इंक्लूड करके नंबर बहुत ही छोटा हो जाएगा। 10⁻⁻27, -24, -31 इस रेंज में चला जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या सोचे कि जिस प्रकार से हमने बहुत बड़े नंबर को काउंट करने के लिए एक नया यूनिट पिछले क्लास में डिफाइन किया था, मोल, उसी प्रकार से आज के क्लास में हम लोग एक और यूनिट डिफाइन करने जा रहे हैं जिसका नाम है एटॉमिक मास यूनिट, जिसको हम शॉर्टकट में एएमयू भी बोलते हैं, चाहे इसको हम सिंपली यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये होता क्या है, तो कोई खास, है ना, खतरनाक टर्म नहीं है। सिंपली प्रोटॉन का जो मास होता है, सिंपली प्रोटॉन का जो मास होता है उसी को हम बोलते हैं एएमयू। रट जाओ अच्छे से। अगर कोई तुमसे पूछे कि 1 एएमयू किसका मास होता है तो तुम्हारा आंसर होगा प्रोटॉन का, है ना। तो लिखो, हेडिंग दो एटॉमिक मास यूनिट, एएमयू और यू, उसके नीचे भी लिखो एटॉमिक मास यूनिट इज अ यूनिट ऑफ मास। ये सिंपली मास का एक यूनिट है। ठीक है, इट इज गिवन बाय मास ऑफ 1 प्रोटॉन। 1 प्रोटॉन का जो मास होता है उसी को हम बोलते हैं 1 एएमयू। कहने का मतलब मास ऑफ प्रोटॉन अगर हम लिखते हैं यहाँ पे मास ऑफ प्रोटॉन, तो मास ऑफ प्रोटॉन होता है बच्चों 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है, 1.67 इंटू 10⁻⁻, वैसे एग्जैक्ट में देखो, हम तुमको साइड में एक चीज बताते हैं। देखो, मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है ना वो 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होता है एग्जैक्ट में। और जो मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है वो 1.6750 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होता है। अगर हम पॉइंट के बाद, है ना, डेसिमल के बाद अगर 3 डिजिट तक जाए तो यहां से अगर 7 को हटाओगे तो ये बन जाएगा 3, और यहां 0 को हटा दिए। ठीक है, तो 3 में थोड़ा कंपेयर करना आसान होगा। तो आप नोटिस कर रहे होगे कि दशमलव के अगर 2 अंकों तक हम लोग इसको रिप्रेजेंट करें तो मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये भी 1.67, ये भी 1.67। कहने का मतलब दोनों का मास लगभग सेम ही होता है, अप्रोक्सीमेटली सेम होता है। लेकिन रियलिटी में एकदम इक्वल नहीं होता। तुम खुद नोटिस कर रहे हो कि न्यूट्रॉन का मास जो है वो प्रोटॉन के मास से थोड़ा सा ज्यादा है, थोड़ा सा ज्यादा है बस। सही है बच्चों, ठीक है। तो हम यहाँ पे सिंपली हम लोग जो काम करते हैं दशमलव के 2 ही डिजिट तक करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, और मास ऑफ प्रोटॉन को हमने बोला कि वही कहलाएगा एएमयू। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 एएमयू बराबर
1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है बच्चों, और अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लिखा ही गया है तो साथ साथ इलेक्ट्रॉन का भी लिख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 केजी में लिख रहा है ना। अगर ग्राम में लिखोगे तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, 1000 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 10⁻31 पहले से है। 1000 का मतलब 10 का पावर 3, 10 का पावर 3 -31 में 3 अगर ऐड होगा तो ये हो जाएगा -28 केजी। याद रखना है, इसको रट जाना अच्छे से, पूरा याद करने की कोई जरूरत नहीं है। 6-7 तक तुम याद रखोगे तो भी तुम्हारा काम हो जाएगा। तो हम लोग यहां से देख क्या रहे हैं कि मास ऑफ प्रोटॉन जो है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन है। ठीक है, एक और बात, इलेक्ट्रॉन का मास देखो। इलेक्ट्रॉन का मास है ना, इसको ग्राम में हमने रिप्रेजेंट किया था। इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम है और प्रोटॉन का मास 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम है। तो अगर हम प्रोटॉन के मास और इलेक्ट्रॉन के मास को कंपेयर करें, अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो पहला वाला अगर हम हटा भी दें तो देखो बचा हुआ क्या है, ये है 10⁻24, ये है 10⁻28, यानी कि 10,000 गुना हमको यहां एक्सपोनेंट से, बस एक्सपोनेंट से एग्जैक्ट जो डिफरेंस होता है, एग्जैक्ट जो डिफरेंस होता है वो 1840 गुना का होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के मास की तुलना में जो प्रोटॉन का मास होता है वो 1840 गुना ज्यादा भारी होता है। तो हम लोग चाहें तो ये भी लिख सकते हैं कि मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो 1840 गुना मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है अप्रोक्स में। ठीक है, एग्जैक्ट में 1836-37 ऐसे कुछ आता है, लेकिन हमारे न्यूमेरिकल में इससे हमारा काम चल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो देखो हमें क्या क्या आइडिया लगा। हम लोग नोटिस किए कि प्रोटॉन का मास न्यूट्रॉन के लगभग बराबर, इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो प्रोटॉन की तुलना में बहुत ही कम है ना, 1840 गुना कम, लगभग 2000 गुना कम। और 2000 गुना का डिफरेंस बहुत ही ज्यादा होता है, 2000 गुना का डिफरेंस बहुत ही ज्यादा होता है। हम लोग चाहें तो इलेक्ट्रॉन के मास को प्रोटॉन चाहे न्यूट्रॉन के मास की तुलना में नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, तो यहां पे देखो हमने क्या देखा कि मास ऑफ प्रोटॉन कितना आ गया बच्चों, 1 AMU। मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना आएगा, तो हम लोग नोटिस कर रहे थे कि दशमलव के 2 अंकों तक तो सेम ही है ना, तो न्यूट्रॉन का मास भी इतना ही बोलना 1 AMU। लेकिन दिमाग में रखना कि एग्जैक्ट बराबर नहीं होता है, अप्रॉक्स में बराबर होता है। न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन से थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा ज्यादा होता है, बहुत ही कम ज्यादा होता है। लगभग हम सेम करते भी हैं है ना, लेकिन थोड़ा सा इसको ज्यादा नॉलेज के लिए दिमाग में रखा है। ठीक है, और हम क्या लिख सकते हैं, हमने नोटिस किया कि इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो प्रोटॉन की तुलना में 1840 गुना कम है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी नेग्लेक्टेड, है ना, बहुत ही कम हो गया, नेग्लेक्टेड एज कंपेयर टू मास ऑफ प्रोटॉन, है ना। इलेक्ट्रॉन के मास को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं प्रोटॉन के मास की तुलना में। तो निचोड़ क्या है, क्या क्या सीखे तुम, ये तो तुमको याद करना है। क्या क्या याद करोगे, इधर सबको मेरी ओर, उधर मत देखो। प्रोटॉन का मास 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, याद करो, पिछले क्लास में एवोगैड्रो नंबर का रेसिप्रोकल भी यही था। न्यूट्रॉन का मास भी इतना ही याद रखोगे, 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ग्राम वाला ही याद रखना। अगर केजी में निकालना रहा, अगर केजी में, तो इसी को केजी में कन्वर्ट करोगे तो क्या करोगे, ग्राम को किलोग्राम बदलने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं, है ना, ये सब बचपन में पढ़े होगे 7, 8, 9, 10 में। ग्राम को जैसे 1000 ग्राम कितना केजी होता है, 1 केजी होता है, तो 1000 ग्राम में 1000 से भाग दे दो तो 1 आ जाएगा। तो इसको अगर 1000 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 1.673 इंटू 10⁻27 केजी। ठीक है, तो केजी में आप कन्वर्ट कर लेना, रटे रहो तुम ग्राम वाला। तो प्रोटॉन का मास कितना, 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। न्यूट्रॉन का भी मास कितना, 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। चाहे दोनों का मास अप्रोक्सीमेटली कितना, 1 AMU। और इलेक्ट्रॉन का मास कितना, तो 9.1 इंटू 10⁻31 केजी, ये केजी में है। ग्राम में अगर बोलोगे तो 10⁻28 ग्राम हम बोलेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्रोटॉन के मास की तुलना में इलेक्ट्रॉन का मास 1840 गुना कम होता है। ये इंफॉर्मेशन न्यूमेरिकल में बहुत काम आता है, तुम्हारा न्यूमेरिकल आसान कर देगा। तो रटे रहना इसको, चाहे यू बोलोगे कि इलेक्ट्रॉन की तुलना में प्रोटॉन का मास जो है वो 1840 गुना ज्यादा होता है।
ठीक है, प्रोटॉन की तुलना में इलेक्ट्रॉन का कम, इलेक्ट्रॉन की तुलना में प्रोटॉन का ज्यादा। ठीक है, एएमयू सीख गए, प्रोटॉन के मास को ही हम लोग बोलते हैं एएमयू, है ना। तो नोट करो इतना। जरा एक क्वेश्चन कर लो बच्चों, अभी जो सीखे हो इंफॉर्मेशन उसके बेसिस पे। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 1 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तुमको 1 किलो इलेक्ट्रॉन तौल के कोई दे दिया 1 kg और बोला कि बता कितना मोल है। जैसे मान लो तुमको 50 kg कोई केला तौल के दे दिया और बोला कितना दर्जन है, तो जो तौल कर दिया है उसको काउंट करो, काउंट करके 12 से भाग दे दो। तो जो भी तुमको तौल के दिया, अगर उस वजन में तुमको नंबर मिल जाए, नंबर, तो नंबर से तुम्हारा दर्जन आ जाएगा, तुम सीधे उसको 12 से भाग दे दोगे। तो अगर 1 kg इलेक्ट्रॉन में हमको यह पता चल जाए कितना इलेक्ट्रॉन है, यानी उसका नंबर मिल जाए, तो पिछले क्लास में याद करो बताए थे कि नंबर से मोल निकालने के लिए एवोगैड्रो नंबर से हम डिवाइड करते हैं। तो बस हमारा काम है नंबर निकालना, उसके बाद हमारा काम हो जाएगा। नंबर कैसे निकलेगा, अभी तो हमने सीखा कि एक इलेक्ट्रॉन का वजन जो होता है वो 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है। तो एक का वजन पता है, तो 1 kg में कितना होगा, ये तो यूनिटरी मेथड से हम लोग बचपन में सीखे थे। तो देखो करेंगे क्या, हम 9.1 इंटू 10⁻31 kg जो है वो किसका मास है बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन का मास है। तो 1 kg में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, तो 1/9.1 इंटू 10⁻31 इलेक्ट्रॉन। ये जो है ये पूरा, ये आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गया, नंबर आ गया। अब क्या लिखोगे, नंबर ऑफ मोल्स बराबर, ठीक है। तो मोल निकालने के लिए क्या बताए थे, गिवन नंबर बाय एवोगैड्रो नंबर। कैपिटल एन से दिखाते थे नंबर को और एन से दिखाते थे एवोगैड्रो नंबर को। तो गिवन नंबर कितना है, ये रहा गिवन नंबर 1/9.1 इंटू 10⁻31। अब देखो इसको भाग देना है एवोगैड्रो नंबर से, ठीक है। जैसे 2/3 को भाग देना है 4 से, ऐसे तुम लोग बचपन में किया करते होगे, है ना। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे कि कैलकुलेशन को थोड़ा आसान करेंगे। अब तुम अगर ये चीज लिखते हो तो तुमको उसके बाद एक और लाइन लिखना पड़ेगा, 2/3 इंटू 4 ऐसे लिखना पड़ेगा। तो तुम लोग करना क्या अब 11th में, कि जब भी तुमको भाग देना पड़े, तो देखो बचपन में तुम पढ़े होगे, जैसे मान लो कि जेड में एक्स से भाग देना है, तो आप बचपन में पढ़े होगे कि गुना करो और एक्स को रेसिप्रोकल ले लो। ये पढ़े होगे कि किसी भी नंबर से भाग देने का मतलब होता है, डिवाइड करने का मतलब होता है उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना। तो आज के बाद से यही काम तुम करोगे, जब भी किसी नंबर से तुमको डिवाइड करना होगा तुम उसके रेसिप्रोकल से, है ना, मल्टीप्लाई कर दोगे। तो तुमको डिवाइड किससे करना है, एवोगैड्रो नंबर से। तो एवोगैड्रो नंबर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करो, यानी कितने से, 1/6.022 इंटू 10⁻23। इसी को बोलने का एक और तरीका होता है, जैसे x को तुम z से डिवाइड किए तो तुम क्या लिख रहे हो, x इंटू 1/z। तो ये देखने में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो z है उसको तुमने डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया है। जैसे नीचे में पहले से 1 था, जैसे ऐसे मानो x/y है सपोज करो, और उसमें तुमको z से डिवाइड करना है, तो क्या लिखोगे, x/y इंटू 1/z। इसका मतलब हुआ x/y इंटू z। तो तुमको जिस नंबर से डिवाइड करना है वो नंबर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो तुमको ये एवोगैड्रो नंबर से भाग देना था, तो हम ऐसे यहां डिवीजन का साइन देकर नहीं लिखेंगे, उसमें गलती होने का भी चांस होता है और तुमको फिर से एक लाइन लिखना ही पड़ेगा। तो हम क्यों ना ऐसा करें कि अगर एवोगैड्रो नंबर से भाग देना है तो हम सीधे डिनोमिनेटर में एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। तो ये सब छोटी छोटी बातें ध्यान रखना, है ना, बहुत ज्यादा काम आता है सवाल को सॉल्व करने में, ठीक है। आदत पड़ना चाहिए इन चीजों का। बस खत्म हो गया, अब इसको कैलकुलेट करोगे तुम्हारा आंसर यहां से आ जाएगा, ठीक है। तो कैलकुलेट करना कोई जरूरी नहीं है, बस इतना ही करके आंसर कर देना, ठीक है बच्चों, समझ गए ना। हमें दिया था कि 1 kg में मोल बताओ, तो पहले हमें ये पता था कि 1 इलेक्ट्रॉन का मास कितना है। तो 1 इलेक्ट्रॉन का मास पता था, तो 1 kg में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया, और एक बार नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया तो उसे हमने एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड किया और हमारा मोल निकल के चला आया, ठीक है। ट्राई करना इसको, बढ़िया सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। बढ़ते हैं आगे, देखो फिर से हम एग्जांपल ले रहे हैं जो हमने सबसे फर्स्ट क्लास में लिया था। मान लो सोडियम लिखे हम, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना था, 11, और मास नंबर कितना था, 23। सोडियम में हमने जब प्रोटॉन निकाला था तो प्रोटॉन एटॉमिक नंबर के बराबर हुआ था, यानी 11 आया था।
इलेक्ट्रॉन जब निकाला था तो इस पर चार्ज कुछ भी नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन कितना होगा, ये भी 11 होगा। और न्यूट्रॉन अगर निकालोगे तो मास नंबर में से एटॉमिक नंबर घट जाएगा, 23 में से 11 गया, ये बचेगा 12। ये इतना हो गया। अभी जस्ट क्या पढ़े थे तुम, अभी जस्ट तुम मास निकालना सीखे। तुमको प्रोटॉन का मास पता है, इलेक्ट्रॉन का पता है, न्यूट्रॉन का पता है। तो एक बात बताओ, तुमसे अगर कोई पूछे कि सोडियम का एक अकेला एटम, एक एटम टाइनी सा, छोटा सा, नन्हा सा, तुम्हारे हाथ पे ऐसे रखा हुआ है, कोई तुमसे पूछे कि बता इसका मास कितना है, तो तुम क्या करोगे? तुमसे अगर पूछे कि इस पेन का मास कितना है, तो तुम बोलोगे इस पेन में जितना कंपोनेंट है सबका मास निकाल कर जोड़ लो, वहां से आंसर आ जाएगा। और नहीं तो पूरा का पूरा पेन एक साथ तौल लो। तो पूरा का पूरा सोडियम कैसे तौले? हमें उसका मास नहीं पता। हमें क्या पता था? मास नंबर पता था। 23 उसका मास नहीं था। अभी तक जो हमारे पास जानकारी है, बाद में अगर मास हो जाए तो ये और बात है, लेकिन अभी तक हमारे पास जो जानकारी है ये 23 बस मास नंबर है। मास नंबर का मतलब प्रोटॉन न्यूट्रॉन का समेसन है और कुछ भी नहीं। ठीक है, अब हमारा एम है, अब हम चाहते हैं कि हर एलिमेंट का हम मास निकाल सकें। तो मास कैसे निकालोगे? तो तुमको हर एलिमेंट का मास फिलहाल तो पता नहीं है, लेकिन उस एलिमेंट में जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है उसका मास तो अभी हमने लिखा था, उनका मास तो आपको पता है। तो एक काम करो, अगर इस सोडियम के एक अकेला एटम, सिंगल एटम में प्रोटॉन की संख्या 11 है, तो मास कितना होगा? तो अभी तुमने देखा था कि प्रोटॉन का मास 1 AMU था। तो तुम बोल सकते हो कि अगर 11 प्रोटॉन है तो ये 11 AMU हो जाएगा। अगर एक प्रोटॉन का मास 1 AMU तो 11 प्रोटॉन का मास 11 AMU। उसी प्रकार से न्यूट्रॉन कितना है बच्चों? 12। हमने बताया था कि न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन के बराबर ही होता है, 0.2 डिजिट तक। थोड़ा सा ज्यादा होता है, इसको तुम नेग्लेक्ट कर सकते हो। तो न्यूट्रॉन का भी मास कितना आया? 1 न्यूट्रॉन का मास 1 AMU लगभग में। तो 12 न्यूट्रॉन का मास भी 12 AMU होगा। तो हम यहां पे लिख सकते हैं ये हो गया 12 AMU। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का मास, तो इलेक्ट्रॉन का मास होता है, जरूर होता है, लेकिन अभी हमने सिखाया था कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जहां पे है, जैसे मान लो कि तुम वेइंग मशीन पे अपना वजन कर रहे हो और तुम नोटिस कर रहे हो कि मशीन पे पहले से कोई एक है ना मकड़ी बैठी हुई है, तो तुम उसको हटाते थोड़े ना हो, तुम उतना टेंशन थोड़े लेते हो, क्योंकि उसका मास नेग्लिजिबल है तुम्हारे कंपैरिजन में। तो उसका मास नेग्लिजिबल है तो तुम सोचते हो कि उसके रहने से भी मेरे मास पे कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, मार्केट में सब्जी लेने जाते हो और तुम उसको बोलते हो 1 किलो आलू दे दो, तो वो साथ में तुमको पॉलिथीन भी देता है। पॉलिथीन में जब वो तौलता है तो उस 1 kg में पॉलिथीन भी तौला गया, लेकिन तुम उस चीज को माइंड नहीं करते हो। क्यों माइंड नहीं करते हो? क्योंकि जो पॉलिथीन है उसका वजन आलू की तुलना में बहुत ही कम है। अगर वो पॉलिथीन हटा भी दे तो ऐसा कुछ नहीं है कि तुमको सिग्निफिकेंट मात्रा में आलू मिल जाएगा। लेकिन वही अगर तुम जौहरी की दुकान पे जाओ और तुम उसको बोलो कि 25 ग्राम सोना दो, चाहे 10 ग्राम सोना दो, और वो पॉलिथीन में सोना तौल के दे रहा है, तो तुम तो उससे लड़ जाओगे कि नहीं ऐसे ही करो। क्योंकि वहां पे पॉलिथीन का जो वजन है वो गोल्ड के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल नहीं है, वो सिग्निफिकेंट है। तो वहां पे उसकी इंपॉर्टेंस है। उसी प्रकार से प्रोटॉन न्यूट्रॉन की तुलना में इलेक्ट्रॉन जो है ना, वो वही धूल है, तराजू पे पड़ा हुआ धूल है, जिसको तुम कंसीडर करो चाहे कंसीडर ना करो, तुम्हारे टोटल मास पे कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर तुम इसको कंसीडर करोगे भी तो सोचो जरा, 1840 गुना का डिफरेंस था, यानी कि दशमलव के 3 अंकों बाद फर्क पड़ेगा। दशमलव के 3 अंकों के बाद फर्क पड़ेगा, और दशमलव के दूसरे अंक में ही हम प्रोटॉन न्यूट्रॉन को बराबर ले रहे हैं। तो जब तुम दशमलव के दूसरे अंक में ही काम कर रहे हो तो तीसरा अंक अगर चेंज भी होगा तो तुमको पता नहीं चलेगा। इसीलिए हम लोग ये बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन का मास जो है हम लोग नेग्लिजिबल ले रहे हैं। जिन रेंजेस में हम काम कर रहे हैं वहां पे तुम इलेक्ट्रॉन का मास लो चाहे नहीं लो, मैथमेटिकली तुम्हारे रिजल्ट पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर तुम इलेक्ट्रॉन लोगे भी, उससे भी जो रिजल्ट आएगा वो भी दशमलव के 2 अंकों तक वही रहेगा। ठीक है, तो अगर तुम इसको नेग्लेक्ट भी करते हो तो तुम्हारा रिजल्ट बिल्कुल सही आएगा, परफेक्ट वाला आएगा 2 अंकों तक। ठीक है बच्चे, तो देखो अब हम क्या लिखें यहां से, मास ऑफ 1 एटम ऑफ सोडियम बराबर सोडियम के 1 एटम का मास। तो सबको ऐड कर दिया जाए, तो इलेक्ट्रॉन को तो हमने नेग्लेक्ट कर दिया, बचा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। इन दोनों को ऐड करोगे तो प्रोटॉन का संख्या था 11 और उसका मास है 11 AMU, और न्यूट्रॉन का मास है 12 AMU। दोनों को ऐड करोगे तो देखो तो कितना AMU आ गया, ये 23 AMU आ गया। हमने नोटिस किया कि जो मास नंबर था वही सेम चीज आ गया, बस उसमें क्योंकि ये मास नंबर था तो वो तो यूनिटलेस था, लेकिन ये मास है, तो मास अगर है तो इसमें मास का यूनिट होगा।
तो मास का कौन सा यूनिट है, एएमयू है। अगर इसको ग्राम में लिखना है तो लिखोगे 23 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन फिलहाल अभी हम एएमयू में आपको लिखना सिखा रहे हैं, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा बच्चों यहाँ पे कुछ हम बताएंगे जो कि बाद में क्लियर होगा, रेडियो एक्टिविटी चैप्टर में क्लियर होगा, यहाँ पे क्लियर नहीं होगा। यहाँ बस हम जानकारी दे रहे हैं, ठीक है। देखो न्यूट्रॉन का जो मास था वो 12 एमयू से थोड़ा सा ज्यादा था, और साथ में इलेक्ट्रॉन का मास भले ही नेग्लिजिबल है लेकिन थोड़ा बहुत तो होगा। तो जब तुम तीनों को जोड़ोगे तो एग्जैक्ट 23 नहीं आएगा, 23 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा, थोड़ा सा ज्यादा। तो तुम बोलोगे कि ऐसा तो सब में होगा, जितना एटम है सब में जो मास नंबर है उससे तो एक्चुअल मास एटम का थोड़ा सा ज्यादा आना चाहिए, लेकिन रियलिटी में ऐसा होता नहीं है। मास थोड़ा सा ज्यादा भी आ सकता है, कम भी आ सकता है, ठीक है। तो देखो रियलिटी में होता क्या है, बस हम एक बार बोल देते हैं, मे भी तुमको समझ में नहीं आए, लेकिन रेडियो एक्टिविटी चैप्टर जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहां आपको यह समझ में आ जाएगा। होता क्या है, देखो प्रोटॉन अलग है, इलेक्ट्रॉन अलग है, न्यूट्रॉन अलग है, तीनों का मास अलग अलग है, और तीनों को जब हमने जोड़ा तो आया 23 एमयू। तो 23 एमयू जो आता है ये सोडियम का मास नहीं आता है, इन तीनों के मास का जोड़ आता है। थोड़ा सा इससे ज्यादा ही आया, लेकिन इन तीनों के मास का जोड़ आता है। जब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन है ना, जब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन आपस में मिलकर एटम का निर्माण करता है, आपस में मिलकर जब वो एटम का निर्माण करता है तो उसका स्टेबिलिटी बढ़ जाता है। स्टेबिलिटी बढ़ने की वजह से वो कुछ एनर्जी रिलीज करता है, उस एनर्जी को हम रेडियो एक्टिविटी में बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। और ये बाइंडिंग एनर्जी आता कहां से है, तो जो इन तीनों का कंबाइंड मास था उसी में से थोड़ा सा मास एनर्जी में कन्वर्ट होकर बाहर निकल गया। तो जितना मास एनर्जी में कन्वर्ट होकर बाहर निकल गया उस मास को हम बोलते हैं मास डिफेक्ट। क्या बोलते हैं उसको, मास डिफेक्ट। और ये मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी का पूरा कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे रेडियो एक्टिविटी में, फिलहाल नहीं। कहने का मतलब इन तीनों को जोड़े तो हमारा जो मास आया वो मास नंबर से थोड़ा सा ज्यादा आना चाहिए, लेकिन जब तीनों मिलकर एटम का निर्माण किया तो एनर्जी जो थोड़ा सा रिलीज हुआ उसमें इसका मास थोड़ा सा घटा। न्यूट्रॉन का मास 12 एमयू नहीं है, 12 से थोड़ा ज्यादा है, साथ में इलेक्ट्रॉन के पास भी कुछ मास है, तो तीनों को जब ऐड करोगे तो 23 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा। लेकिन जैसे ही तीनों से थियोरेटिकली सोडियम एटम का निर्माण हुआ, जैसे ही उसका निर्माण हुआ तो उसके बनते ही स्टेबिलिटी आया, और स्टेबिलिटी आया तो हमें फ्यूचर के कॉन्सेप्ट से तुमको बताएं कि एनर्जी कुछ रिलीज होगा, मास कुछ घटेगा। तो न्यूट्रॉन के मास की वजह से, इलेक्ट्रॉन के मास की वजह से मास थोड़ा सा बढ़ा, और बाइंडिंग एनर्जी की वजह से मास थोड़ा सा घटा। अगर बढ़ने जितना से बढ़ा था उतना ही से घट गया तब तो एग्जैक्ट तुम 23 पे आ जाओगे। जितने से बढ़ा उससे ज्यादा से घट गया तो 23 से थोड़ा नीचे चले जाओगे, और जितने से बढ़ा उससे कम से घटा तो तुम 23 के ऊपर ही रहोगे। यही रीजन है कि जो एक्चुअल मास होता है आइसोटोप का, वो मास नंबर का जो मैग्नीट्यूड होता है उससे थोड़ा सा ज्यादा भी हो सकता है, थोड़ा कम भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, ठीक है। ये दिमाग में अच्छे से डाल लो। पहली बात तो कि जो मास आया ये 23 एग्जैक्ट नहीं आया, अप्रॉक्स में आया, क्योंकि हम रीजन बता दिए थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है ना। न्यूट्रॉन का मास जो थोड़ा सा ज्यादा है उससे थोड़ा बढ़ गया, और मास डिफेक्ट की वजह से थोड़ा सा घट गया, तो बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। ओवरऑल जो नेट आएगा वो बढ़ा हुआ भी रहेगा, घटा हुआ भी रहेगा। तो ये 23 से थोड़ा ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, एग्जैक्ट 23 भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन हम लोग न्यूमेरिकल में जो भी कैलकुलेशन करते हैं वहां पे एग्जैक्ट लेके करते हैं, क्योंकि जो डिफरेंस भी आता है वो दशमलव के 2-3 अंकों के बाद आता है, और हम लोग जो कैलकुलेशन करते हैं उसमें कोई खास का फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है बच्चे। यहां तक आ गया समझ में। अब देखो मान लो कोई बोल रहा है कि आप यही काम करिए मैग्नीशियम पे, चलो सॉरी एल्युमिनियम पे करते हैं। तो एल्युमिनियम में क्या था, 13 और 27, एटॉमिक नंबर 13, मास नंबर 27। तो यहां भी अगर लिखोगे प्रोटॉन तो 13, इलेक्ट्रॉन भी 13, और न्यूट्रॉन कितना, 27 में से 13 गया तो ये 14 आ जाएगा। 13 प्रोटॉन यानी का मतलब 13 एएमयू, इलेक्ट्रॉन लगभग क्या नेग्लिजिबल, और ये हो गया 14 एएमयू। अब तुमसे पूछा जाए कि मास ऑफ 1 एटम ऑफ एल्युमिनियम बताओ, तो तुम क्या नोटिस कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन तो नेग्लिजिबल, प्रोटॉन न्यूट्रॉन को तुमको ऐसे भी जोड़ना है, तो 14 3 कितना 27 हो गया। तो ये क्यों जोड़ रहे हो, ये जोड़कर ऑलरेडी तो हमको पता ही है, तो तुम इतना डिटेल में ब्रेक करके 27 और 13 को ब्रेक करके 13 और 14 निकाले, और मास निकालते टाइम तुम फिर से इसको ऐड ही कर रहे हो। तो 14-13 को ऐड करोगे तो फिर से जो मास नंबर था 27 वही सेम चीज आ गया, जो हम पहले समझाए उसके हिसाब से ये अप्रॉक्स में होगा, तो ये हो जाएगा 27 एएमयू।
कहने का मतलब हमको इतना लिखने की कोई जरूरत नहीं है, तुम सीधे भी लिख सकते हो मास ऑफ 1 एटम ऑफ फास्फोरस अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा बच्चे? तो फास्फोरस का मास नंबर कितना था? 31, तो तुम लिखोगे 31 AMU। मास ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन क्या लिखोगे? 1 AMU। मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन ओ में ओ का कितना था मास नंबर? 16, तो तुम बोलोगे 16 AMU। और अगर कोई बोल दिया मास ऑफ 1 एटम नहीं H2O दे दिया, तो H2O क्या है? H2O तो मॉलिक्यूल है। अगर बोल दिया मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O तो कोई दिक्कत नहीं, तुमको एक H का मास पता है, तुमको एक O का मास पता है, तो क्या H2O का मास नहीं निकलेगा? O का मास कितना? 16, तो O हो गया 16, H कितना? 1, और ऐसा ऐसा 2 पीस है ना, तो 16 में 2 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 18 AMU। ठीक है बच्चे, तो हमको मास निकालना भी आ गया। एक एटम का मास निकाल रहे हो, AMU में लाए हैं, अगर ग्राम में कन्वर्ट करना है कोई दिक्कत नहीं, लिख देंगे 31 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है, तो अभी हमें मास निकालना आया है एक सिंगल एटम का। कोई भी एलिमेंट दे दे जो उसका मास नंबर है, उसमें AMU लगा दो, वही उस एटम का लगभग में अप्रॉक्स में मास हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रहे अभी हम एटॉमिक मास की बात नहीं कर रहे हैं, एटॉमिक मास अलग चीज होता है। अभी तुमको क्या बताया? जस्ट हम AMU डिफाइन किए और AMU के सहारे किसी भी एलिमेंट के एक सिंगल एटम का मास निकालना सिखा दिए। ठीक है, इतना नोट करो पहले। अब हम लोग देखने जा रहे हैं एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म जिसका हमने पहले भी चर्चा किया था, नाम है उसका एटॉमिक मास। हमने एटॉमिक नंबर पढ़ा है, मास नंबर पढ़ा है, और अभी हमने मास निकालना सीखा। अब हम देखने जा रहे हैं एटॉमिक मास। कभी भी ये बेवकूफी मत करना कि एटॉमिक मास का मतलब होता है एटम का मास, ऐसा कुछ नहीं होता है ना। इसका संधि विच्छेद मत करना कि एटॉमिक का मतलब हो गया एटम का, ऐसा कुछ नहीं है। ये पूरा का पूरा अपने आप में एक फ्रेज है जिसका एक पार्टिकुलर डेफिनेशन होता है, वो डेफिनेशन अभी हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो अगला हेडिंग दो एटॉमिक मास, हम डेफिनेशन लिख देते हैं और लिखने के बाद तुम लोगों को समझाएंगे। ठीक है, देखो बच्चों, तो ये है डेफिनेशन एटॉमिक मास का, है ना। ये है क्या? ये बोल रहा है कि एटॉमिक मास जो है वो एक रिलेटिव क्वांटिटी है। ठीक है, रिलेटिव क्वांटिटी, किसी के रेस्पेक्ट में हम इसको निकालते हैं, है ना। और हम बोल देते हैं इसको, ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है कि एटॉमिक मास, किसी भी एटम का एटॉमिक मास, किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास, ये रिप्रेजेंट करता है, ध्यान से सुनना, इस पे ध्यान मत दो, जो हम बोल रहे हैं उस पे ध्यान दो। किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास ये रिप्रेजेंट करता है कि उस एलिमेंट का एक एटम, उस एलिमेंट का एक एटम, एक सिंगल एटम कार्बन 12 के, ध्यान से सुनना, उस एलिमेंट का एक एटम, एक सिंगल एटम कार्बन 12 के एक एटम के मास के 12वें हिस्से से कितना गुना भारी है। ठीक है, क्या बोले हम? फिर से रिपीट कर रहे हैं। कोई भी एटम, और सिंपल तरीके से बोल रहे हैं, कोई भी एटम कार्बन 12 के एक एटम के मास के 12वें हिस्से, कार्बन के एक एटम के मास के, वॉल्यूम के नहीं, नंबर के नहीं, है ना, उसका और कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं, उसका मास, कार्बन का, कार्बन 12 का एक एटम लो, उस एटम का पहले मास निकाल लो, मास निकालने के बाद उसका केवां हिस्सा करो? तो 12वां हिस्सा करो। 12वां हिस्सा करने के बाद जो रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट की तुलना में कोई भी एटम जितना गुना भारी होता है वही उस एटम का एटॉमिक मास कहलाता है। ठीक है बच्चों, बोले एक बार फिर से, बोलने का प्रयास करो। कार्बन के एक एटम के मास के, पहले हिंदी में ही बोलो, है ना, बाद में अंग्रेजी में लोग देखते रहेंगे, पहले हिंदी में बोल के फील करो, इस चीज को अच्छे से दिमाग में डाल लो। कार्बन के एक एटम के मास के 12वें हिस्से की तुलना में कोई भी एटम जितना गुना भारी होगा वही उस एटम का एटॉमिक मास कहलाएगा। ठीक है, एटॉमिक वेट नहीं, मास नंबर भी नहीं, मास भी नहीं, पार्टिकुलर टर्म है ना, फिक्स टर्म है। क्या नाम है इसका? एटॉमिक मास। कार्बन 12 के एक एटम के मास के 12वें हिस्से की तुलना में कोई भी एटम जितना गुना भारी होगा वही उस एटम का एटॉमिक मास कहलाएगा। क्योंकि हम पता कर रहे हैं कितना गुना भारी है, यही रीजन है कि हम बोलते हैं कि रिलेटिव टर्म है और ये यूनिटलेस होता है। वैसे कभी कभी किसी किसी बुक में AMU तुम यूनिट लिखा हुआ देख लोगे, NCERT में भी देख लोगे इनफैक्ट एटॉमिक मास के बारे में। ठीक है,
इग्नोर करना उसको। बहुत सारे विद्वानों में मतभेद है, बहुत सारे लोग एटॉमिक मास को बोलते हैं जो हम इसके पहले बताए थे मास ऑफ वन एटम, वो मान के चलते हैं। तो मास ऑफ वन एटम मान के चलेंगे तो एमयू में रिप्रेजेंट हो जाएगा, है ना। लेकिन इस डेफिनेशन के अनुसार अगर हम देखेंगे तो यहां से वो यूनिटलेस आ जाएगा। तो ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ज्यादा इसमें कंफ्यूज मत रहना। इनफैक्ट तुम इसी को प्राइमरी मान के चलना कि ये डेफिनेशन है और एटॉमिक मास यूनिटलेस होता है। ठीक है, क्या बोले हैं, फिर से बोल रहे हैं। कार्बन के एक एटम के मास के 12वें हिस्से की तुलना में जो भी एटम जितना गुना भारी होगा वो उस एटम का क्या कहलाएगा, एटॉमिक मास कहलाएगा। देखो तो वही लिखा हुआ है, कार्बन 12 आइसोटोप के कार्बन 12 आइसोटोप के वन एटम के मास के 12वें हिस्से की तुलना में, 1/12 12वें हिस्से की तुलना में विद रिस्पेक्ट टू, है ना, कोई भी एटम, एन एटम इज, जितना गुना भारी होगा, है ना, उसी को हम बोलेंगे एटॉमिक मास। क्या बोल रहा है, इट रिप्रेजेंट्स हाउ हैवी एन एटम इज। एटॉमिक मास रिप्रेजेंट करता है कि कोई भी एटम कितना गुना भारी है, किससे, विद रिस्पेक्ट टू, किससे, किसकी तुलना में। तो उसके आगे बोल रहा है 1/12 ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। ठीक है बच्चे, तो देखो क्या बोला ये। अगर मान लो आपको बोला कि एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, ओ की बात कर रहा है, तो चलो डेफिनेशन पे जाते हैं। तो क्या बोला है कि पहले ऑक्सीजन का, एक काम करो तुम लोग पहले पॉज करके ये पूरा लिख लो, क्योंकि हम इसमें भी कुछ छेड़छाड़ करेंगे, है ना। तो यहां से लेकर यहां तक आप लोग पहले अच्छे से लिख लीजिए, फिर हम आगे बताते हैं। नोट कर लो पहले इसको पॉज करके। ठीक है, लिख लिए होगे, बढ़ते हैं आगे। एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या लिखोगे यहाँ पे, तो ये बोल रहा है कि इट रिप्रेजेंट्स हाउ हैवी एन एटम इज। कोई भी एटम कितना गुना भारी है, किसका एटम, जिसका एटॉमिक मास बता रहे हो। तो एटॉमिक मास अगर ऑक्सीजन का बताना है तो ऊपर में हम क्या लिखेंगे, मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन के एक एटम का मास किसकी तुलना में बच्चों, तो 1/12 ऑफ, है ना, किसका, मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। तो अभी जस्ट हम बताए थे ऑक्सीजन का मास नंबर कितना, 16, तो उसके एक एटम का मास कितना होगा, अप्रोक्स में 16 AMU होगा, डिवाइडेड बाई 1/12 इंटू कार्बन 12 के एक एटम का मास कितना होगा, अभी सिखाए हैं, ये हो जाएगा 12 AMU। तो देखो, तो 12 से 12 कट गया तो क्या बचा है, 16 AMU डिवाइडेड बाई 1 AMU। AMU से AMU खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या, 16। कहने का मतलब एटॉमिक मास क्या आ गया, यूनिटलेस आ गया। ठीक है, और जो अभी हमने मास निकाला था, जो हमारा मास नंबर था, वही सेम चीज आया, बस उसका यूनिट हट गया। अगर मान लो तुमसे पूछे कि एटॉमिक मास एल्यूमिनियम का बताओ, तो अब इतना करने की कोई जरूरत नहीं है। एल्यूमिनियम का निकालोगे तो ऊपर में 27 AMU आएगा, नीचे में सेम रहेगा, 27 AMU नीचे में सेम, 27 AMU नीचे में 1 AMU, तो आ जाएगा कितना, 27 आ जाएगा। ठीक है, तो एक बात बताओ, क्या अब तुम एटॉमिक मास किसी भी एलिमेंट का निकाल सकते हो। तो देखो तुम्हारे पास क्या क्या सुपर पावर आ गया, तुमको किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास निकालना आ गया, तुमको उस एलिमेंट के एक एटम का मास निकालना आ गया, और अगर एक एटम का मास निकालना आ गया, 2 एटम का भी आ गया, 3 का भी आ गया, 4 का भी आ गया, 1 दर्जन का भी आ गया, 100 का भी आ गया, 1000 का भी आ गया, और 1 मोल का भी आ गया। ये एवोगाड्रो नंबर से गुणा कर दोगे। ठीक है, तो अब हम बिल्कुल कंक्लूजन पे पहुंच रहे हैं। बहुत सारा चीज हम लोग देखें, लेकिन निचोड़ बहुत कम आया। हमने क्या सीखा है, बस यही तो सीखा है। पहले एक AMU सीखा जो कि मास का यूनिट है, फिर हमने एक एटम का मास निकालना सीखा। तो वहां पे नोटिस किया कि जो मास नंबर होता है उसी में AMU लग जाता है। ऑक्सीजन के एक एटम का मास 16 AMU, सोडियम के एक एटम का मास 23 AMU, कार्बन के एक एटम का मास 12 AMU। फिर हमने देखा एटॉमिक मास नाम का टर्म, और ये हमने देखा कि सेम वही चीज है, बस उसका यूनिट हट गया। बस बेवकूफ बना रहा है, एक ही चीज आ रहा है बार बार, कभी AMU उसमें यूनिट आ रहा है, कभी यूनिट गायब हो जा रहा है। ठीक है, तो अभी ये और ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, इसको पहले आप लोग नोट करो। देखिए अब क्या कंक्लूजन आया, ठीक है, समझना अभी अच्छे से। मान लो हम लिख रहे हैं एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, तो कितना आएगा बच्चों, अभी हमने सिखाया था सोडियम का एटॉमिक मास कितना, तो 23। अब तुमसे पूछे 23 क्या, सोचो पहले, बोलो खुद में मन में बोलो, 23 क्या, 23 AMU, 23 ग्राम, 23 क्या, तो 23 यूनिटलेस, कुछ भी नहीं। अभी हमने बताया था एटॉमिक मास यूनिटलेस होता है, बस 23। लेकिन अगर हम बोले कि मास ऑफ
1 एटम ऑफ सोडियम, सोडियम के एक एटम का मास क्या होगा, एक अकेला एटम का। तो अब ये मास आ गया। अब ये जो मास तुम जानते हो जिसका यूनिट केजी, टन, क्विंटल ये सब होता है, वो मास आ गया। तो एक एटम का मास पिछले बार अभी हम दिखाए थे बोर्ड पे, है ना, अभी जो मिटाया उसके पहले जो मिटाए थे उसमें दिखाए थे। तो एक एटम का मास कितना आया था बच्चों, तो 23 एएमयू आया था। एक एटम का मास कितना आया, 23 एएमयू, है ना। एटॉमिक मास कितना आया, केवल 23, यूनिटलेस। लेकिन एक सिंगल एटम का पूछेगा तो तुम बोलोगे 23 एएमयू, एएमयू में उसको बोलोगे। अब एक बात बताओ, एक एटम का 23 एएमयू, बहुत सारा बच्चा यहाँ पे गलती करता है, 23 ग्राम बोल देगा, एकदम गलत। तुम खुद ही सोचो ना, एक अकेला एटम, एक टाइनी सा जो माइक्रोस्कोप में भी नहीं दिखता है, उसके लिए सुपर माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हमको चाहिए होता है, उसमें भी मुश्किल से दिखता है। उस एटम का वजन 23 ग्राम होगा, 23 ग्राम, यानी कि वैसा वैसा दो एटम उठा लोगे तो लगभग 50 ग्राम हो जाएगा। यानी वैसा वैसा दो एटम किसी को फेंक के मार दो, उसका सर फूट जाएगा फिर तो, 50 ग्राम अगर उसका वजन हो गया तो 50 ग्राम बहुत ज्यादा हो गया बच्चे। 50 ग्राम अगर तुम सोडियम लोगे तो उसमें एटम की संख्या बहुत ही ज्यादा है ना, 10 का पावर 22, 10 का पावर 23 के रेंज में है। तो कोई तुमसे पूछे एक एटम का वजन बताओ, तो तुम खुद ही सोचना कि ग्राम बोल के तुम कितना बड़ा गलती कर दिए। तुमसे अगर हम पूछे कि तुम मेरा वजन गेस करो, और कोई बच्चा गेस कर रहा है कि 50 टन होगा, तो बाकी बच्चा हंस देगा, उसको तुरंत रियलाइज हो जाएगा कि ये तो टन बोल दिया, टन में थोड़े ना होगा तो केजी में होगा। टन तो बहुत बड़ा चीज हो गया, है ना। टन में अगर हमको किसी चीज को मेजर करना है, ट्रक वगैरह का जो वजन होता है वो टन में होता है, उसको हम टन में रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंट करने को केजी में भी कर सकते हैं, लेकिन केजी में एक बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा। अगर टन में बोलोगे तो छोटे ही नंबर से तुम्हारा काम चल जाएगा, है ना। तो उसी प्रकार से एक अकेला छोटा सा एटम है, उसको 23 ग्राम भूल से ही मत बोलना। 23 एएमयू, एएमयू मास का छोटा इकाई है, और इसको हम इस्तेमाल ही करते हैं, है ना, एटम को रिप्रेजेंट करने के लिए, मॉलिक्यूल को, चाहे प्रोटॉन को, चाहे न्यूट्रॉन को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो एक अकेला एटम, जैसे हम बोले एक अकेला एटम, आपको क्या इमेजिन हुआ, बहुत ही हल्का सा चीज इमेजिन हुआ जो तुमको दिखता तक नहीं है ना। माइक्रोस्कोप से भी देखना उसको मुश्किल होता है। तो उसका वजन बहुत 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 ही कम होगा। कितना कम होगा, 23 एएमयू है अगर हम सोडियम की बात करें तो। अब बताओ ऐसा ऐसा दो एटम हो गया तब कितना होगा, तो तुम बोलोगे 23 गुना 2 एएमयू होगा। ध्यान रहे बच्चे, हम इसको ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, अगर तुम जिद किए हुए हो कि नहीं हम ग्राम में ही बोलेंगे, तो ये बोलो ना, 23 ग्राम मत बोलो। फिर अगर तुमको सोडियम के एक एटम का मास ग्राम में बोलना है तो तुम 23 इंटू 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम बोलो। क्यों, क्योंकि 1 एएमयू में 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम होता है। आज ही हम रटवाए हैं, है ना। तो ग्राम में चाहो तो तुम ये बोल सकते हो, ये बोलो चाहे ये बोलो, दोनों सही है, लेकिन हम ये वाला बोलते हैं क्योंकि इसमें हमें बोलने में सहूलियत होती है ना। छोटा नंबर है, हमने यूनिट को चेंज कर दिया, ना कि यूनिट को ग्राम रख के हम नंबर को ही चेंज कर दें, तो वो कॉम्प्लेक्स होता है। पूरा का पूरा यूनिट का फंडा ही वो है कि तुम यूनिट को चेंज करो लेकिन नंबर को सेम रखो, ठीक है। अब देखो, एक एटम का मास कितना आया, 23 एएमयू। दो एटम का मास कितना होगा, 2 गुना 23 एएमयू। 3 एटम का मास कितना होगा, 3 गुना 23 एएमयू। 4 का कितना होगा, 4 से गुना कर दो। 10 का कितना होगा, 10 से गुना कर दो। 12 का कितना होगा, 12 से गुना कर दो। 1 दर्जन का पूछेंगे तो 12 से गुना कर दोगे। अब पूछेंगे कि 1 सैकड़ा सोडियम का एटम है तो तुम 100 से गुना करोगे, और 1 मोल पूछ दे तब कितने से गुना करोगे, तो तुम बोलोगे 1 मोल में जितना होता है उससे गुना करेंगे, यानी एवोगाड्रो नंबर से। तो अगर हम बच्चे यहां पे लिखे हैं कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ सोडियम एटम क्या होगा। अब यहां पे तुमको क्लिक कर रहा होगा कि पूरे क्लास में हम लोग क्या चालाकी की है। पिछले क्लास में मोल को हमने नंबर से रिलेट किया था, और राइट नाउ ये वो मोमेंट है इस क्लास का जिसमें हम मोल को किससे रिलेट कर रहे हैं, मास से रिलेट कर रहे हैं। अब हम 1 मोल में कितना नंबर होता है वो नहीं निकाल रहे हैं, 1 मोल में कितना मास होता है वो निकाल रहे हैं। तो 1 मोल का मास कितना होगा, तो एक अकेले का मास है 23 एएमयू। 2 का अगर निकालना हो 2 से गुना करो, 1 दर्जन का निकालना हो 12 से गुना करो, और 1 मोल का निकालना है तो आप लिखोगे 23 गुना 6.022 गुना 23 एएमयू। एएमयू में, क्योंकि ये एएमयू में है तो इस नंबर से गुना करोगे तो भी एएमयू में ही रहेगा, लेकिन ये खतरनाक नंबर आ गया है, बिल्कुल सही, 23 गुना एवोगाड्रो नंबर, लेकिन ये नंबर बहुत बड़ा आ गया। तो फिर से हमारे दिमाग में आएगा कि सर फिर से हम कुछ ऐसा कर सकते हैं क्या। आप ही ने तो बताया था कि जब भी ऐसा खतरनाक नंबर आए तो यूनिट को चेंज करके नंबर को सिंपल किया जाता है, तो ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या। देखते हैं, एक काम करते हैं, एएमयू को ग्राम में बदल के देखो, देखते हैं क्या होता है। तो 1 एएमयू में कितना ग्राम होता है, ये एएमयू है,
इसको ग्राम में तब्दील करना है। तो 1 AMU में कितना ग्राम होता है? 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होता है। तो हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब पिछले क्लास में मैंने बताया था कि इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 1, क्योंकि मैथमेटिकली इस नंबर का रेसिप्रोकल होता है ये। कैलकुलेटर से गुना करके देख लेना, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे ये 1 आया, क्या लिखोगे आप? 23 इंटू 1 ग्राम, और ये हो गया 23 ग्राम, है ना। बेवकूफ बना रहा है बस। जब एटॉमिक मास पूछा तो वही 23 है, लेकिन यूनिटलेस है। जब मास एक एटम का पूछा तो वही 23 है, लेकिन AMU में है। अब जो मास एक मोल का पूछा तो फिर से वही 23 आया, लेकिन किस में आ गया? ग्राम में आ गया। कहने का मतलब कि अगर हम किसी और को ले लें, एटॉमिक मास ऑफ एल्युमिनियम ले लें, तो कितना आ जाएगा? 27। अगर हम बोले मास ऑफ 1 एटम ऑफ एल्युमिनियम, तो क्या होगा बच्चे? बोलो तुरंत एकदम, एक एटम का मास कितना होगा? अब एकदम कमांड आ गया होगा मस्त इस पे। ये हो जाएगा 27 AMU। और अगर हम बोले मास ऑफ 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम कितना होगा? तो 1 मोल का मतलब क्या हो गया? मोल का मतलब इतना सारा एटम, 6.022 गुना 10 का पावर 23। अब देखो, एक अकेला एटम बहुत ही छोटा था, बहुत ही छोटा, उसका मास जो है AMU में है, बहुत ही हल्का है, ग्राम में नहीं है। ग्राम से, है ना, 10 का पावर 23 गुना कम है वो, 10 का पावर 22 गुना 10 का पावर 23 गुना कम है। लेकिन हम एक का थोड़े पूछ रहे हैं, तो एक मोल का पूछ रहे हैं। तो एक मोल में वैसा वैसा कितना एटम? 10 एटम, 12 एटम, लाख, करोड़, या उससे ही बहुत ज्यादा, उससे ही बहुत ज्यादा। तो जब तुम इतना हल्का हल्का एटम को इतना ज्यादा बार रिपीट करते हो, मोल बार, यानी 6.022 गुना 10 का पावर 23 एटम तुम अगर रखे हुए अपने पास, तो सबको अगर तुम जोड़ोगे तो भले ही ये बहुत छोटा था, लेकिन ये बहुत छोटा चीज जो है जुड़ जुड़कर कितना आ गया? 27 ग्राम आ गया, जो कि ऑलरेडी हम प्रूव किए। जैसे धूल का एक कण होता है, धूल का एक कण बहुत ही हल्का होता है, एक अकेला कण। लेकिन अगर तुम मुट्ठी भर धूल ले लो तो उसमें धूल का बहुत सारा कण है, और वो खरबों कण है, उससे भी ज्यादा होगा, तो उसका तो वजन कुछ होता है ना। तो उसी प्रकार से एक एटम के पास वजन कुछ नहीं था, बहुत ही कम था, 23 AMU था, बहुत ही टाइनी है, बहुत ही छोटा है। लेकिन जब तुम सोडियम का एक नहीं 1 मोल ले लिए, और 1 मोल तो बहुत बड़ा नंबर होता है, यानी तुम सोडियम बहुत सारा ले लिए, तो देखो यही जो है ना, वो एक्युमुलेट होते होते, जमा होते होते एक अच्छा खासा वजन आ गया, 23 ग्राम आ गया। एक ऐसा वजन आ गया जिसको तुम फील कर सकते हो। ठीक है, ये वो वजन था जिसको तुम फील नहीं कर सकते थे। और बताओ, अगर हम लिखें एटॉमिक मास ऑफ आयरन Fe, तो कितना आया था बच्चे? शायद तुम लोग भूल गए होगे, 56 था, है ना। इसका मास नंबर 56 था, तो एटॉमिक मास 56 होगा, बस 56 यूनिटलेस। अगर बोला जाए मास ऑफ 1 एटम ऑफ Fe बताओ, तो क्या होगा? 56 AMU। एक अकेला एटम की बात कर रहे हैं, है ना। छोटा छोटा चीज आपको ये सब लग रहा है, लेकिन खूब पेन चलाना, खूब प्रैक्टिस करना, है ना। इन्हीं सब चीजों पे कमांड नहीं रहता है बेसिक में, तो लोग बोलते हैं कि मोल मेरा गड़बड़ हो गया। ठीक है, मोल कभी किसी का गड़बड़ हो ही नहीं सकता है, क्योंकि मोल क्या है? सिंपली जोड़ना घटाना है, गुना करना है कि 1 का वजन इतना तो 10 का वजन कितना होगा, बस यही काम है। बस नंबर बहुत बड़ा है जिससे लोग भयभीत हो जाते हैं, लेकिन ये भयभीत होने वाली चीज नहीं है, बहुत ही आसान है। मास ऑफ 1 मोल ऑफ Fe बराबर 1 मोल Fe का वजन कितना हो जाएगा? 56। यही सेम 56, लेकिन ग्राम में हो जाएगा। ठीक है, खुद से भी 8-10 एलिमेंट और लेके ये तीनों लाइन लिखने का प्रयास करना। और तुम लोग क्या करना घर पे, अभी जैसे हम ये डिराइव किया ना, 23 AMU था एक का, तो 1 मोल के लिए हम इतने से पहले मल्टीप्लाई किए तो AMU में आया। पहले हम 1 मोल के लिए AMU में निकाले, फिर उसका यूनिट चेंज करके ग्राम में कन्वर्ट कर दिए, तो हमने नोटिस किया कि ग्राम में सेम वही नंबर आया, है ना, लेकिन वो ग्राम में आया। तो आप इन सबों का, Fe का, चाहे एल्यूमिनियम का, चाहे खुद से लेना, फास्फोरस का, सिलिकॉन का, सल्फर का, ठीक है। तुम बोलोगे क्लोरीन में क्या लेंगे, वहां तो 2-2 था, तो कोई दिक्कत नहीं। जब क्लोरीन 35 की बात करोगे तो 35 AMU 35 ग्राम। जब क्लोरीन 37 की बात करोगे तो 37 AMU 37 ग्राम। तुम जिसकी बात करो, जिस एटम की, जिस आइसोटोप की बात करोगे, उस आइसोटोप पे हम काम करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। क्लास पे अच्छे से प्रैक्टिस करना। AMU में कितना आया था उसको रटे रहना। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का जो मास बताए थे वो आपके दिमाग में हमेशा रहना चाहिए, जैसे पूछे वैसे आपका रिप्लाई आना चाहिए। ठीक है, और कॉपी रोज रिवाइज करना, जो हम पिछले क्लास में पढ़ाए थे, एवरी डे उसको पढ़ना, है ना। रटने की जरूरत नहीं है, रटा जाएगा तुमको अपने आप। तुम डेली उसको रीडिंग मारना, है ना, रीडिंग मारना, जैसे न्यूज़पेपर का रीडिंग मारते हैं वैसे रीडिंग मारना उसको तुम। पहला पन्ना, दूसरा पन्ना, तीसरा पन्ना।
जब एक मंथ बीत जाएगा तो जो पहला क्लास है वो तुम्हारा 29 बार रिपीट हो जाएगा। तो उतना देर अगर उतना बार रिपीट होगा, जो नेक्स्ट क्लास है, जो दूसरा क्लास है वो 28 बार होगा, जो तीसरा क्लास है वो 27 बार रिपीट हो जाएगा, और बस तुमको रीडिंग मारना है। तो सेम चीज को तुम जब इतनी बार रीडिंग मारोगे तो तुमको अच्छे से रटा जाएगा। ठीक है, तो इसमें कोई कोताही मत बरतना, नहीं तो फिर बाद में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। ठीक है, कॉपी को आप रीडिंग जरूर मारोगे और रोज मारोगे। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगले क्लास में।